सभी विद्यार्थियों का छवि ज्ञान इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संधि विच्छेद। देखिए, संधि विच्छेद से प्रश्न सभी एग्ज़ामों में आते हैं और कैसे हम पढ़ें, बहुत ही कम समय में संधि का विच्छेद कर लें, शब्दों का विच्छेद कर लें, यानी संधि विच्छेद सीख जाएं, तो वो हम सीखने वाले हैं। यानी बिना आपको नियम के आपको सभी शब्दों के संधि विच्छेद आप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। देखिए, पहली बात तो देखिए संधि के लेखन से। संधि को हम दो माध्यमों से लिखते हैं, यानी दोनों प्रकार से लिखते हैं, और यहाँ पे दोनों प्रकार सही हैं। सही इसलिए हैं, यदि हम लेखन की दृष्टि से देखें, यदि माँ के बाद कोई का से माँ तक कोई भी वर्ण आता है, माँ के बाद कोई का से माँ तक कोई भी वर्ण आता है, तो जो सामने वाला वर्ण है उसका पांचवा अक्षर यानी पांचवा वर्ण या अंग की मात्रा लगा दी जाएगी। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, शाब्दिक विच्छेद करते हैं, तो सम धन धी, यानी संधि का जो शाब्दिक विच्छेद है वो समधन धी। अब यहाँ माँ के बाद कौन सा शब्द आ रहा है? धा, और धा का से माँ के अक्षरों के बीच में है। यानी जैसे हम लोग का, खा गा गा अंगा, चा छा जा जा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, यानी ता वर्ग में है और ये का और माँ से बीच में है। तो इसका नियम है, यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई भी अक्षर आता है तो उसके जो सामने वाला वर्ण, यानी सामने वाला वर्ण क्या? धा, उसका पांचवा अक्षर लें। तो पांचवा अक्षर क्या आ रहा? ना। और या तो हम अंग की मात्रा लगा दें, तो यानी धा का यदि हम पांचवा अक्षर ले रहे होंगे तो या तो ना लिखेंगे और या तो हम अंग की मात्रा लगाएंगे। यदि हम इसका पांचवा अक्षर ना ले रखे होंगे तो हम संधि को इस प्रकार लिखेंगे, और यदि हम अंग की मात्रा लगाएंगे तो संधि को हम इस प्रकार लिखेंगे। यानी लेखन की दृष्टि से दोनों जो शब्द लिखे गए हैं, संधि और ये भी संधि, वह दोनों सही हैं। अब इसका हम लोग शाब्दिक विच्छेद करने के बाद हम इसका अर्थ निकालें तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मित्रता, मेल, समझौता, संबंध, जोड़ आदि कह सकते हैं। यानी जब हम किसी का जोड़ करते हैं, योग करते हैं, समझौता करते हैं, मित्रता करते हैं, मेल करते हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं? संधि कहलाती हैं। अब आता है कि संधि का अर्थ तो मित्रता, मेल, समझौता और जोड़ होता है। संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम विग्रह होता है। लेकिन यदि विग्रह ना हो तो क्या होता है? विच्छेद होता है। यानी संधि का जो विलोम होता है वो विग्रह और विच्छेद होता है। लेकिन यदि दोनों आ जाए प्रश्न में तो कौन सा लगाएं? तो यदि दोनों प्रश्न में आ जाए तो पहली वरीयता किसको देनी होगी? विग्रह का देनी होगी। यानी संधि का जो विलोम होगा वो स्पष्ट रूप से विग्रह होगा। यदि विग्रह ऑप्शन में नहीं है तो विच्छेद होगा। लेकिन यदि दोनों प्रश्न आ जाए, दोनों भी ऑप्शन में लिखे हों, तो उसमें विग्रह को सही आंसर माना जाएगा। अब आता है संधि कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा क्या है? क्या सभी वर्णों का जोड़ संधि होता है? यदि हमने पान धन वाला लिखा, दूध धन वाला लिखा, तो क्या यहाँ पे कोई संधि है? तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे ना में आ आया और वाह आया, यानी इसमें जोड़ जो हुआ है आ और वाह में हुआ है।
ऐसे यहाँ पर भी जोड़ आ और वा में हुआ है। लेकिन हमने लिखा देव जमा आलय, हमने यहाँ देखा यहाँ पे आ और यहाँ पे बड़ा, यानी यहाँ जो जोड़ हो रहा है उसमें एक का लोप हो जा रहा है, यानी यहाँ पे बड़ा आ रहा है। इसको हम शाब्दिक वृत्त से लिखें तो देवालय लिखेंगे, यानी यहाँ पे आ का क्या हो जा रहा है, एकदम से लोप हो जा रहा है, उसकी मात्रा आ रही है। तो बस यही परिभाषा हुई। यदि दो वर्णों का मेल हो, दो वर्णों का मेल हो, दो वर्णों का मेल हो और उस मेल के कारण उसमें विकार, बदलाव आदि उत्पन्न हो, दो वर्णों का मेल हो और उस मेल के कारण कोई विकार या बदलाव उत्पन्न हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। लेकिन यहाँ पर भी मेल हो रहा आ और वा का, लेकिन इसमें कोई बदलाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी आ का आ भी लिखा जाता है। देखिए इसमें आ भी लिखा गया है और वा भी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हमने आ और बड़ा आ में केवल हमने मात्रा लिखी है, यानी बड़ा आम पूरी दृश्य से नहीं लिखा गया है। हमने पान वाला को हम अगर लिखें तो पान वाला को ऐसे लिखा जाए, यानी यहाँ आ और वा दोनों आया है। तो यानी दो वर्णों के मेल से जो बदलाव या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि का जो जोड़ होगा वर्णों का वो किस प्रकार होगा, यदि हम यहाँ पे दो वर्ण जोड़ रहे होंगे और इसमें यदि हमें बड़ा आ की मात्रा मिल जाए, या हम जोड़ रहे होंगे आ में ई का योग कर रहे होंगे, ए की मात्रा आ जाए, तो इस समय दो वर्णों के मेल में जो बदलाव हुआ है वह उसी वर्ण में हुआ है, और इस समय दोनों वर्णों के मेल में जो बदलाव हुआ है वो एक तीसरे वर्ण में हुआ है, यानी इन दोनों वर्णों का कोई मात्रा या कोई अक्षर नहीं आया है, कोई वर्ण नहीं आया है, किसी तीसरे में हुआ है, तो ऐसी संधि को हम प्रधान संधि कहते हैं, यानी प्रधान संधि योग कहते हैं। और जब वर्णों के मेल में उसी में कोई परिवर्तन हुआ हो तो ऐसी संधि को हम गौड़ संधि जोड़ कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ वर्णों का मेल दो प्रकार से संभव है, या तो वर्ण आपस में जुड़ जाएं, या तो वर्ण आपस में ना जुड़कर किसी अन्य वर्ण से जुड़ जाए। यदि किसी अन्य वर्ण से जुड़ते हैं और बदलाव किसी तीसरे में होता है तो प्रधान संधि जोड़, और अगर बदलाव उसी वर्ण में हो जाता है तो गौड़ संधि जोड़ होता है। अब आता है संधि के प्रकार। तो संधि के कितने प्रकार हैं? जैसे हम वर्णमाला पढ़ रहे होंगे तो वर्णमाला में हमें तीन प्रकार से वर्णों को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे हमें स्वर पढ़ाया गया, हमें व्यंजन पढ़ाया गया, और एक प्रकार यह बताया गया जो ना कि स्वर था और ना ही व्यंजन था, उसे हम अयोगवाह कहा गया। अयोगवाह में हम आह की बात करते हैं। आह में जो अक्षर आता है, जो चिन्ह आता है, उसे हम हिंदी में विसर्ग कहते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ही संधि को तीन भागों में बांटा गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी संधि, विसर्ग संधि, क्योंकि वर्णमाला में हम लोग तीनों को अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं उस संधि के प्रकार क्या क्या हैं इसमें। तो हमने देखा संधि के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। और स्वर जो संधि होती है, संधि वर्णों के मेल से जो विकार बदलाव उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। हर जगह संधि भी नहीं होती है, हर वर्ण का जोड़ संधि भी नहीं होता है। आइए देखते हैं संधि के प्रकार के बारे में। अब संधि के प्रकार। अब संधि कितने प्रकार की होती? तो अभी आपने देखा वर्णमाला में भी हम अलग अलग रूप में पढ़ते हैं, तो ऐसे हमने लिख लिया है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग।
तो इस प्रकार संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। लेकिन उसका जोड़ हमने बताया एक प्रधान के रूप में होता है, गौड़ के रूप में होता है। जो स्वर संधि है वो स्वर संधि किसे कहते हैं? यदि हम स्वर वर्णों का योग स्वर में ही किए, यानी जो स्वर वर्ण है उनका योग स्वर वर्णों में ही किया जाए तो ऐसी संधि स्वर संधि कहलाती है। लेकिन यदि हम स्वर वर्णों का योग व्यंजन में किया जाए या व्यंजन वर्णों का योग व्यंजन में किया जाए तो ऐसी संधि व्यंजन संधि कहलाती है। और यदि हम ये विसर्गों का योग, क्योंकि हम जानते हैं विसर्ग पहले आता है, विसर्गों का योग किसी अन्य वर्ण में करें, चाहे वो स्वर है और चाहे वो व्यंजन है, तो ऐसी संधि विसर्ग संधि कहलाती है। अब पहली बात आती है स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो हम पहले स्वर वर्णों को लिख रहे हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो आपको हमने पहले ही बताया, या तो वो अपने आपस में जुड़ जाए, यानी छोटा आ का योग छोटा आ में हो जाए, या छोटा आ का योग बड़ा आ में हो जाए, या छोटा आ का योग छोटी ई में हो जाए, या अन्य भी जोड़ ऐसे होते रहें, अन्य भी जोड़ ऐसे होते रहें। अन्य जोड़ यानी स्वर वर्णों का जो जोड़ हो वो कितने प्रकारों से हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी एक स्वर का योग वर्णों में 11 प्रकार से हो सकता है। तो ऐसे ही 11 स्वरों का वो कितने प्रकार से हो सकता है? 121 प्रकार से हो सकता है। 121 कहाँ? चलो नोट करना है ना, हल्का नीचे कर दिया ना, इसे बस दिखाएगा। चालू करो। क्या यार, 121 प्रकार जोड़ सकते हैं। और 121 प्रकार को यदि हम बराबर भागों में बांटे तो ऐसा संभव नहीं है, तो हम 120 भागों को बांटते हैं। यदि हम 120 भागों को आपस में बराबर लोगों में बांटते हैं तो ये भागों की संख्या 24 आती है, यानी 24। यदि हम प्रकार देखें तो इनको जोड़ने पर 5 आता है, यानी 24 पंचे 120। तो इन वर्णों को अलग अलग जो प्रकार हैं, अलग अलग जोड़ हैं, जो 24 प्रकार के हैं, इनका हम जोड़ करें तो 120 आता है। और जिन्हें 5 प्रकार से बांटा जा सकता है, यानी 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसलिए ही स्वर का, यानी जो स्वर है वो कुल 121 प्रकार से इसका जोड़ हो सकता है, जिसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। और ये 5 भाग इसके प्रकार कहे जाते हैं। यानी स्वर के यानी प्रकार कितने हैं? स्वर के प्रकार हैं 5, यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रकार हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। हमें इसी वीडियो में इसे जो है पढ़ना है और इसी वीडियो में हमें पूरा तरीके से याद भी करना है। चलिए, स्वर के कौन कौन से प्रकार हैं। पहली चीज़ हमने देखा कि स्वर का योग जोड़ स्वर अक्षरों में यानी आपस में भी हो सकता है। आपस में वर्ण, मान ली छोटा आ या बड़ा, यानी ये जो आपस में हो सकता है, आपस में हो सकता है। तो यदि स्वर वर्णों का योग आपस में होता है तो ऐसी संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। यानी वर्णों का योग समान रूप से अपने वर्णों में हो जाए तो ऐसी संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटी ई का योग छोटी ई में हो जाए या छोटी ई का योग बड़ी ई में हो जाए,
छोटा ऊ का योग छोटा ऊ में हो जाए या छोटा ऊ का योग बड़ा ऊ में हो जाए, छोटा आ का योग छोटा आ में हो जाए या छोटा आ का योग बड़ा आ में हो जाए, तो ये समान वर्ण कहलाते हैं। और इन समान वर्णों का योग जो होता है वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। अब जब हम छोटा आ का योग छोटी ई में कर रहे होंगे या छोटा आ का योग छोटा ऊ में कर रहे होंगे या छोटा आ या बड़ा आ का योग री में कर रहे होंगे, तो उस समय हमें छोटा आ का योग अगर हम छोटी ई में करेंगे तो हमें कौन सी चीज़ प्राप्त होगी? ए। अगर छोटा आ या बड़ा आ का योग हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ में कर रहे होंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ओ। अगर हम छोटा आ या बड़ा आ का योग हम री में कर रहे होंगे तो वो क्या प्राप्त होगा? अर। और इन जो तीनों जो जिसमें प्राप्त हो जाए ऐसी संधि गुण संधि कहलाती है। आप खुद ही तोड़ेंगे कि जैसे ए है, ए को अगर तोड़ा जाए तो हम जानते हैं ए का हम ए आई लिखते हैं, यानी छोटा आ और क्या लिखते हैं? छोटी ई लिखते हैं। तो इस प्रकार ए, ओ और अर में तोड़ा जा सकता है। तो ऐसी संधि को कौन सी संधि कहेंगे? गुण। जब हम छोटा आ या बड़ा आ का योग छोटी ई या बड़ी ई में होगा या छोटा ऊ या बड़ा ऊ में होगा या री में होगा तो इस प्रकार की संधि गुण संधि कहलाएगी। लेकिन जब हम इन्हीं छोटा आ या बड़ा आ का योग ए में कर रहे होंगे या ओ वाले में कर रहे होंगे तो ऐसी संधि वृद्धि संधि कहलाएगी। तो हमने आपको 3 संधियां मुख्य रूप से पढ़ाई, यानी जब हम समान वर्णों को जोड़ रहे होंगे तो उसे हम दीर्घ संधि, और जब हम इसका योग ई या बड़ी ई में या छोटा ऊ या बड़ा ऊ में या री में कर रहे होंगे तो गुण संधि, और जब हम ए या औ में कर रहे होंगे तो ऐसी संधि कौन सी कहलाएगी? वृद्धि संधि कहलाएगी। लेकिन अगर हम उल्टा जोड़ रहे होंगे, यानी इसका जोड़ इसमें कर रहे होंगे, इसका जोड़ इसमें कर रहे होंगे, री का जोड़ आ में कर रहे होंगे, तो उस समय इस संधि को यण संधि कहा जाएगा। यण संधि। अब यण में क्या है? इसमें या आएगा, इसमें वा आएगा, इसमें त्रा आएगा। अब देखिए या का अगर उच्चारण करें इया, ई और क्या आया? आ। वा का उच्चारण करें उआ, ऊ और आ। आप ही उच्चारण करके देखिए तो इसमें क्या आता है? ऊ और आ आता है। तो ऐसी संधि क्या कहलाएगी? यण संधि। यानी जब हम ई और बड़ी ई को आ में जोड़ रहे होंगे या छोटा ऊ या बड़ा ऊ को आ में जोड़ रहे होंगे या री को भी आ में जोड़ रहे होंगे तो ऐसी संधि यण संधि कहलाएगी। अब ये जो 2 बचे, इन दोनों का योग उल्टे क्रम में यदि हम आ से कर रहे होंगे तो ऐसी संधि अयादि संधि कहलाएगी। तो इस प्रकार स्वर संधि के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। और स्वर संधि उसे कहते हैं जब हम स्वर वर्णों को जोड़ते हैं। और हमने बताया कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? 121 प्रकार से जोड़ सकते हैं। और इन्हीं 121 प्रकार के जोड़ों को कितने भागों में बांट दिया गया? 5 भागों में बांट दिया गया। उनके नाम है दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण और अयाद। ये 5 भाग हैं। तो आपने देखा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और स्वर संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और संधि किसे कहते हैं और संधि का मतलब क्या होता है, संधि किस प्रकार लिखी जा सकती है, वो भी आपने देखा। अब अगले वीडियो में हम आपको संधि का विच्छेद बताएंगे, यानी संधि को कैसे हम तोड़े, इस शब्द को कैसे तोड़े बिना किसी नियम के, बिना किसी नियम के। कोई आपको नियम याद नहीं करना है, आप बता ले जाएंगे कौन सा। धन्यवाद।